हेलो और कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 कवर कर लिया दोस्तों। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि कंप्लीट वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। CBSE 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो चलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है क्रांतियों का युग। तो यूरोप में दोस्तों 1830 से लेकर 1848 तक का जो समय था, जो दशक है, इसे क्रांतियों का दशक यानी क्रांति युग कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई। क्योंकि ये वो दशक है जब रूढ़िवाद पूरी तरह से हावी था और रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए जो उदारवादियों द्वारा आंदोलन चलाए गए, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जगाई गई। तो देख लेते हैं कि वो कौन सा कारण रहा, वो कौन कौन से कारण, जैसे 1830 से लेकर 1848 तक जो है क्रांतियाँ होती रही पूरे यूरोप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1848 का जो दशक है यूरोप के लिए जो है कठिनाइयों भरा था। अब यूरोप के लिए 1830 का जो दशक है वो कठिनाई भरा क्यों था, इसके पीछे जो सबसे पहला कारण माना है तो वह है यूरोप की जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। यूरोप की जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि, जिससे बेरोजगारी में की जो है गंभीर समस्या पैदा हो गई। यूरोप में जनसंख्या का जो है दोस्तों बढ़ोतरी होती है। क्योंकि जो गांव ग्रामीण प्रदेश की जनसंख्या वो शहरी इलाकों में बसने लग जाती है। जब शहरी इलाकों में जनसंख्या बस जाती है और ज़बरदस्त जो वृद्धि होती है तो इसका जो सबसे ज़्यादा समस्या पैदा होती है वो है रोज़गार की। क्योंकि अब यूरोप में पहले ही रोज़गार नहीं था, जनसंख्या और बढ़ने से बेरोजगारी और बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये पहला कारण है जिसकी वजह से जो है जिसे हम कहते हैं कि यूरोप में जो है 1830 का दशक जो था वो काफ़ी खतरनाक दशक माना जाता है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त जनसंख्या शहरों में जाकर भीड़ भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। तो जहाँ जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते दोस्तों, शहर में लोग क्यों आते हैं, तो शहर में लोग आते हैं काम करने के लिए, अपनी जीवन जो दिनचर्या उसको सुधारने के लिए, अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए, ताकि उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके, एजुकेशन अच्छी प्राप्त हो सके। तो ग्रामीण प्रदेशों से लोग शहरों में आने लगे यूरोप के। अब लेकिन यूरोप में यूरोपीय जो शहर थे वो काफ़ी बड़े नहीं थे, काफ़ी छोटे थे। और इतनी ज़्यादा जनसंख्या जब अचानक से जो है पलायन करती है व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, रोज़गार के लिए, तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यूरोप के शहर इतनी भीड़ के लिए बने नहीं थे, तो उसमें लोग छोटी छोटी बस्तियों में, ठीक है, रहते, जहाँ उनके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, रोशनी तक की व्यवस्था नहीं थी, काम के अच्छे साधन उपलब्ध नहीं थे। तो इससे जो है गंभीर समस्या जो है पूरे यूरोप में पैदा होने लगी। ठीक है, अगला कारण है यूरोप के जिन प्रदेशों में कुलीन वर्ग सत्ता में था वह कर और जिम्मेदारियों बीच तले दबे थे। तो जहाँ जहाँ यूरोपीय लोग के बड़े वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, वो तो कर के रूप में ही कर देते देते थक गए। यानी क्योंकि जब भी यूरोप में बेरोजगारी बढ़ती है, यूरोप में अर्थव्यवस्था की समस्या होती तो क्या कर बढ़ा दिया जाता था और कर अधिकतर उन्हीं लोगों पर लादा जाता था जो कर चुकाते थे या पहले चुकाते आ रहे थे। तो जो अमीर वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, वो कर के जिम्मेदारियों के बोझ तले हमेशा दबे रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था इससे, जिसे हम कहते हैं कि यूरोप में 1830 का दशक जो है काफ़ी गंभीर चुनौतियों भरा रहा। खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य जो है बढ़ने से नगरों में व्यापक गरीबी थी। तो खाने पीने की वस्तुएं, अगर पाव रोटी की बात करें, डबल रोटी की बात करें, इनके आसमान जो है, इनके जो रेट जो आसमान छूने लगे। कोई चीज़ हमारे 10 रुपये की बिक रही थी तो इस दशक में वो चीज़ जो है 100 रुपये 200 रुपये किलो हो जाती है। अब अगर हम बात करें वर्तमान में टमाटर की, तो आप देख सकते हैं टमाटर जो एक हफ्ते पहले 20 से 25 रुपये किलो हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, यही टमाटर 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो बेचा जा रहा है। तो ये भी इसी प्रकार से यूरोपीय समाज में काफ़ी समस्याएँ थी 1830 के दशक में। और इसीलिए 1830 के दशक यूरोपीय समाज में खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद यूरोप में जो 1830 में क्रांति होती है, और क्रांति के पीछे जो कारण थे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1830 की क्रांति के कारण क्या रहे। तो 1830 की क्रांति की जो सबसे पहला कारण माना जाता है वो क्या था, चार्ल्स दशम की प्रतिक्रियावादी नीति। जी हाँ, चार्ल्स दशम की प्रतिक्रियावादी नीति ही सबसे प्रमुख कारण मानी जाती है 1830 की क्रांति की। अब इस प्रतिक्रियावादी नीति में चार्ल्स दशम ने क्या क्या किया वो जान लेते हैं। तो चार्ल्स ने चर्च की संपत्ति चर्च को वापस करने का निर्णय लिया, यानी चार्ल्स ने फिर से चर्च को अधिकार प्रदान कर दिया। जो चर्च को जो विशेष अधिकार पहले से प्राप्त थे, उस विशेष अधिकार को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चार्ल्स जब सत्ता में आता है तो उसने चर्च की संपत्ति को वापस कर दिया और उन्हें विशेष अधिकार दोबारा से प्रदान कर दिया। और चर्च
के माध्यम से ही अब लोग जो विवाह या पारिवारिक जीवन जीने की जो चीज़ें होती थी अब वो चर्च के माध्यम से संपन्न होने लग जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। दूसरा, चार्ल्स की सरकार ने ज्येष्ठ पुत्र जो है अधिकार वापस कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति से पहले दोस्तों फ्रांस में होता क्या था कि पूरे यूरोप में ज्येष्ठ पुत्र को ही पिता की संपत्ति प्राप्त होती थी। ठीक है, जो बड़ा व्यक्ति होता था, जो घर का बड़ा था, उसे ही पिता की संपत्ति प्राप्त हुई, वही उसका उत्तराधिकारी माना जाता था। महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं थे। वही व्यवस्था दोबारा से जो है चार्ल्स ने शुरू कर दी कि ज्येष्ठ पुत्र को ही अधिकार दे दिया गया पूरे घर के पूरे पिता का। अगला है, फ्रांस लौटने वाले प्रवासियों की क्षतिपूर्ति के लिए 1 बिलियन फ्रैंक देने का निर्णय लिया गया। फ्रांस पहले से कर्ज में था। अब जो फ्रांस से बाहर बसे हुए लोग थे दोबारा जब फ्रांस में आते हैं तो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए और कर्ज लिए गए, 1 बिलियन फ्रैंक दिए गए उनको, 1 बिलियन मुद्रा जो है खर्च की गई, जिससे वो जो फ्रांस है और गर्त में जो है धंसता चला गया। उदार मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रयास किया। जो मंत्रिमंडल पहले से मौजूद था उसको भंग करने का प्रयास किया गया और राजशाही को फिर से जो है लागू करने की कोशिश की गई। यही कारण थे जिससे 1830 में जो है फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो ये कारण रहे प्रमुख। अब बात कर लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव क्या रहा दोस्तों। तो फ्रांसीसी क्रांति के अगर प्रभाव की बात करें तो 1830 की क्रांति ने बुर्बो वंश के शासक को सदा के लिए अंत कर दिया। यानी 1830 की क्रांति ने क्या कर दिया, बुर्बो राजवंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यानी अब बुर्बो राजवंश का कह सकते हैं कि अंत हो गया, या 1830 की क्रांति ने बुर्बो राजवंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब बुर्बो राजवंश की जगह पर किस वंश की स्थापना की गई, ओलियर्ज वंश। जी हाँ, ओलियंज वंश के लुई फिलिप के शासन की स्थापना की गई। कहाँ, फ्रांस में। तो बुर्बो वंश के बाद जो फ्रांस में जिस वंश की शासन की स्थापना की गई वो थे ओलियंज वंश के लुई फिलिप। इसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, पादरियों का संसद तक कई अन्य क्षेत्रों में प्रभाव कम हो गया। जो पहले पादरियों को विशेषाधिकार दिया गया था, ठीक है, या शादी विवाह के बंधन में बंधने के लिए पहले पादरियों से इजाज़त लेनी पड़ती थी, उन तमाम प्रकार के जो विशेष अधिकार जो है अब पूरी तरह से क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। इसके बाद और क्या प्रभाव हो रहा है कि उदार प्रजातांत्रिक नीतियों का अनुसरण किया गया। यानी सभी को समानता, स्वतंत्रता, न्याय ये प्रदान किया गया पूरी तरीके से। इसके अलावा बेल्जियम, पोलैंड, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड पर भी क्रांति का प्रभाव पड़ा। तो ये वो देश भी हैं जिसका 1830 का फ्रांसीसी क्रांति प्रभाव इन देशों में भी देखने को मिलता है। चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, इन सब पर भी इस क्रांति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक और क्रांति है, वो है 1848 की क्रांति। तो इसके कारण की बात कर लेते हैं। तो 1848 क्रांति का जो सबसे पहला कारण माना जाता है वह है जनता का बढ़ता असंतोष। तो जो फ्रांस का सम्राट था लुई फिलिप, ठीक है, उसने उदार संविधान अवश्य दिया परंतु मताधिकार धनी वर्ग तक ही सीमित रहा। यानी उसने मताधिकार को पूरी तरीके से लागू नहीं किया, सार्वभौम वयस्क मताधिकार उसने नहीं प्रदान किया। और लुई फिलिप ने संविधान अवश्य बनाया, उदार संविधान अवश्य बनाया, परंतु जो वोटिंग राइट्स थी वो केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित था। वो वोटिंग केवल वही कर सकता था जो टैक्स पे करता था। बाकी तीसरे वर्ग या जो मजदूर वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, महिलाएं थी, उनको वोटिंग अधिकार से, राजनीतिक अधिकार से दूर रखा गया। ये एक बहुत बड़ा कारण था 1848 की क्रांति का। दूसरा, औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरी की दशा खराब हो गई। औद्योगिक क्रांति पूरे फ्रांस में होती, पूरे यूरोप में होती है, लेकिन औद्योगिक क्रांति में मजदूरों से काम तो लिया जाता था परंतु उनके काम के मुताबिक उन्हें वेतन नहीं दिया जाता, उनसे बेकार करवाया जाता था। ठीक है, काम के कोई निश्चित घंटे नहीं थे, मजदूरों को गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। तो ये कई कारण थे जिससे 1848 क्रांति होती है। लुई फिलिप को राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त था। तो लुई फिलिप जो उस समय फ्रांस का शासक था, उसे राष्ट्रीय जो बहुमत जैसे हम नेशनल असेंबली कहते हैं उसमें बहुमत नहीं था। उदारवादी बहुत से लोग उसे उस पद से उतारना चाहते थे, नाखुश थे समाजवादी, ठीक है, और इसीलिए समाजवादियों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और क्या हो जाती, क्रांति हो जाती है 1848 की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था, तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष लुई फिलिप था। ठीक है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, किसने कहा था, तो जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि एक सब जो है ये वाक्य किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। 1832 की कुस्तुतनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एक एक नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आपको ज़रूर करना है।
इसके अलावा बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैंकफर्ट संसद। तो फ्रैंकफर्ट संसद क्यों बुलाई गई, कब बुलाई गई? तो फ्रैंकफर्ट संसद जो है 18 मई 1848 को बुलाई गई। इसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद किस लिए बुलाई गई थी हम बात करेंगे। तो यह संसद कहाँ होती है? यह संसद होती है सेंट पॉल चर्च में। तो फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ? 18 मई 1848 को। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 831 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है। और ये संसद कहाँ होती है? तो होती है सेंट पॉल चर्च में होती है। उद्देश्य क्या था? जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का निर्माण तैयार करना, यानी जिस प्रकार से भारतीय संविधान का प्रारूप है उद्देश्य का, ठीक वैसे ही जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए ही इस फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को सौंपी गई, जिसने इसे अस्वीकार कर दिया। यानी जो फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया कि भाई पूरे प्रसा को एक राष्ट्र बनाया जाए और उसके एक अध्यक्ष चुना जाए, लेकिन इसकी अध्यक्षता फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को सौंपी गई, लेकिन फ्रेडरिक विलियम ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। अब बात कर लेते हैं जर्मनी का एकीकरण दोस्तों। तो जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। तो जर्मन का एकीकरण करने की जो प्रयास कब किया गया? तो जर्मन का एकीकरण करने का प्रयास किया गया 1848 में जर्मनी का जो है एकीकरण करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं और किन किन लोगों का जर्मन के, इसके बाद इस प्रक्रिया का जो जनक था दोस्तों, तो इस जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक शुरुआत करने वाले कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने ही लौह और रक्त की नीति चलाई थी। जी हाँ, याद रखिएगा, लौह आयरन ब्लड, तो लौह और रक्त का सिद्धांत जो शुरुआत किया तो वह है ऑटो वन बिस्मार्क। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्षों के अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में जर्मनी को जीत लिया। इसी जीत से 1871 में जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। यानी जर्मनी का एकीकरण कब होता है? 1871 में। और जनवरी 1871 में वारसाई में एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो जर्मनी का सम्राट कौन था? राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया जनवरी 1871 में वारसाई में एक समारोह के दौरान, ठीक है। 18 जनवरी 1871 को वारसाई के महल हॉल ऑफ मिरर में बैठक के बाद प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। तो काइजर विलियम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई 18 जनवरी 1871 में वारसाई के महल हॉल ऑफ मिरर में, ठीक है, और विलियम प्रथम के नेतृत्व में। बात करते हैं इटली के एकीकरण की अब, ठीक है। तो इटली राजनीतिक रूप से एक बिखरा हुआ राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी में ये 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में बटा हुआ था। केवल एक राज्य सार्डिनिया पिडमोंट में ही इतालवी राजघराने का शासन था। बाकी 6 राज्यों में इतालवी राजघराने का शासन नहीं था। केवल किस में था? सार्डिनिया और पिडमोंट में। एकीकरण, इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय के अधीन संपन्न हुआ। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? तो विक्टर एमेनुअल द्वितीय के अधीन जो है ये संपन्न हुआ। इटली की एकीकरण की प्रक्रिया जो है 4 चरणों में पूरी हुई। कितने चरणों में? 4 चरणों में पूरी हुई। और इसमें विक्टर एमेनुअल द्वितीय के अधीन 3 अन्य कौन कौन से? तो है मैसनी, कावूर और गैरिबाल्डी, ठीक है। मैसनी, कावूर और गैरिबाल्डी के नेतृत्व में ही जो है इटली का एकीकरण जो है पूरी तरह से संपन्न हुआ था, ठीक है। तो बात करें मैसनी के, अगर बात करें तो जैसे दोस्तों आप सभी को पता है, तो मैसनी ने 1830 के दशक में इटली के एकीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। अब कार्यक्रम की अगर बात करें तो इटली द्वारा मतलब मैसनी ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसने क्या किया था? उसने यंग इटली, है ना, इसने यंग इटली, तो मैसनी ने यंग इटली, ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन बनाया। और इस संगठन का उद्देश्य क्या था? इटली को स्वतंत्रता दिलवाना था और इटली का एकीकरण करके वहाँ पर गणराज्य की स्थापना करना ही इसका एक उद्देश्य था। तो मैसनी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें कावूर की, तो कावूर जो है 1848 में क्रांतिकारी जो है विद्रोह शुरू करता है, परंतु वो विद्रोह क्या रहता है दोस्तों? असफल रहता है ना। और अगर बात करें
तो इटली की जो है जिम्मेदारी या एकीकरण की जिम्मेदारी जो है पिडमोंट के शासक जो है विक्टर एमेनुअल द्वितीय पर आ गई थी। और एमेनुअल द्वितीय ने यह काम किसको सौंपा था? यह काम सौंपा था अपने प्रधानमंत्री कावूर को। तो एमेनुअल द्वितीय का प्रधानमंत्री कौन था? वो था कावूर, और कावूर को ये काम सौंपा गया था। और कावूर के प्रयत्नों से ही दोस्तों फ्रांस जो हो गया, फ्रांस और सार्डिनिया भी, ध्यान रखना, फ्रांस और सार्डिनिया पिडमोंट के बीच, सार्डिनिया और पिडमोंट के बीच जो है एक कूटनीतिक संधि होती है। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है सार्डिनिया और पिडमोंट जो 1859 में ऑस्ट्रिया को हराने में सफल रहते हैं। और इसी प्रकार जो है लोम्बार्डी पर जो है सार्डिनिया और पिडमोंट का अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके कावूर ने इटली के एकीकरण करने में अपना योगदान दिया। बात करें दोस्तों गैरिबाल्डी की, तो गैरिबाल्डी ने भी इटली में क्या किया था? वहाँ पर उसने रेड शर्ट स्वयंसेवकों के माध्यम से आंदोलन की शुरुआत करी। और 1860 में उसके स्वयंसेवक जो हैं दक्षिण इटली और सिसिली के 2 राज्यों पर प्रवेश कर गए थे। और वहाँ किसानों के सहयोग से स्पेनिश शासकों को हटाने में जो है गैरिबाल्डी पूरी तरह से सफल रहता है। तो इस तरह से इटली के एकीकरण में 4 लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वह है मैसनी, कावूर, गैरिबाल्डी और जो है एमेनुअल विक्टर द्वितीय। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जब फ्रांस इटली के एकीकरण हो जाता है तो 1871 में, यानी 1871 में, 1871 में जो है विक्टर एमेनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें, और वो जो है 1848 के बाद वहाँ का शासन रहता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। तो ये 4 लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इटली के एकीकरण में। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, उन प्रतीक और महत्व की बात कर लें दोस्तों। टूटी हुई बेड़ियाँ जो है आज़ादी मिलने के प्रतीक है। बाज छाप के बाद जो है जर्मन साम्राज्य के प्रतीक बताया जाता है। बलूत पत्तियों के मुकुट वीरता का प्रतीक है। तलवार की बात करें मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली जो है शांति की चाह है। और उगते सूर्य की किरणें एक नए को सूत्रपात है। तो ये कंप्लीट जो है दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। एक पार्ट और इस जो है चैप्टर को लेकर आएंगे हम, उसमें वो पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। अभी की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।